नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट का मेगा एडिशन। और इस एडिशन में हम बातचीत करने वाले हैं और किसी की नहीं बल्कि मोदी सरकार की या फिर सरकार मोदी की। जी बिल्कुल, और हम बताएंगे आपको और साथ ही साथ आपको ये दिखाएंगे भी कि कैसे आखिरकार सुनामी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो चली है पीएम मोदी की, वो कैसे 2019 का प्लेटफॉर्म तय सेट करती है और कैसे जो विरोधी हैं उनके सामने अब सिवाय एक के कि एक साथ आए और कोई चारा नहीं बचता। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसका आर्थिक असर क्या पड़ेगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज चुनाव के नतीजों के दिन बड़ी बातें क्या रही हैं। अगर किसी को शक था कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू अब भी बरकरार है या नहीं, तो उनको जवाब यही मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सुनामी है वो अभी भी उतनी ही रफ्तार से चल रही है। और राम मंदिर की लहर में जितनी टैली नहीं मिली थी, उत्तर प्रदेश में मिनी लोकसभा जैसे इलेक्शन में बीजेपी को उससे भी बड़ा बहुमत मोदी लहर में मिला है। बिल्कुल सही बात है और ये ऐतिहासिक है। इतना बहुमत तो, इतनी सीटें तो बीजेपी को क्या किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिली। और बीजेपी ने भी खुद नहीं सोचा होगा कि 311 सीटें उत्तर प्रदेश उनकी झोली में डाल देगा। और उत्तराखंड में भी उनको बड़ा बहुमत मिला है। हम आपको कुछ बड़ी बातें दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और ये इसका क्या असर होगा आने वाले वक्त में, ये हम बता रहे हैं। तो कुछ लोग तो इसको भगवान राम के वनवास से भी जोड़कर देख रहे हैं कि 14 साल का वनवास बीजेपी का खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में और पीएम मोदी का जादू बरकरार ही नहीं है बल्कि अब तो कहना चाहिए और बढ़ गया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी सीटें आई हैं। तो बीजेपी की 2019 की चुनावी राह आसान हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी बात निकल कर आती है नतीजों से। राज्यसभा में भी बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, जो कि केंद्र सरकार के लिए राह आसान करेगा। अमित शाह के बूथ मैनेजमेंट पर एक बार फिर मुहर लगी है और ये बताता है कि अमित शाह वाकई में चुनाव के चाणक्य साबित हुए हैं। गुजरात जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा। आर्थिक सुधार के लिए मोदी सरकार कुछ कड़े कदम उठा पाएगी, जो कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की रिफॉर्म की राह आसान करेंगे। और कांग्रेस ही नहीं, क्षेत्रीय दलों को भी बीजेपी मात दे रही है, ये भी यहाँ पर साफ दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि 14 साल का वनवास जो ख़त्म किया है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, वो किस तरह से किया है। आप देखिए, 324 जो वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड एस्टिमेट था, उसमें भी कहीं इतनी ज़्यादा टैली की बात नहीं हो रही थी। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि इस चुनावी नतीजे ने कुछ पार्टियों के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये एसपी प्लस 54 सीट जो उनको मिली है, इसमें आप अगर कांग्रेस का स्टैंड अलोन टैली देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कांग्रेस को एक्चुअली चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई है। इसके बाद इनकी तो राज्यसभा में मेंबरशिप पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया। और अगर आप वोट शेयर के लिहाज से भी देखेंगे तो एक थंपिंग स्विंग यहाँ पर देखने को मिला है। 41% वोट बीजेपी की फेवर में पड़े हैं, यानी लोकसभा में जो वोट शेयर था उसे स्ट्रेंथन किया है बीजेपी ने। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मार्जिन ले लिया, लेकिन स्ट्रेंथन किया है, गवाया नहीं है उसे। बिल्कुल, और ये साफ बताता है, कुछ लोग बहुत बड़ी थ्योरी दे रहे थे कि भाई लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, लेकिन बीजेपी ने तो ये साबित कर दिया कि उनके लिए कोई अंतर नहीं होता। और लोकसभा में जितना वोट शेयर मिला था वही कहीं ना कहीं वो यहाँ हासिल करते हुए 41% वोट शेयर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में मिला है बीजेपी को। लेकिन पंजाब में क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि पंजाब भी बड़ा सूबा था इन 5 राज्यों में और वहाँ कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। कांग्रेस ने अच्छी खासी बड़ी जीत हासिल की है 77 सीटों की। और कांग्रेस से पंजाब से कांग्रेस के लिए एक साइ ऑफ रिलीफ है, एक फेस सेविंग है, या कहें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के लिए कुछ बोलने के लिए बचा है मेरे चुनाव में। इसे भी लेकिन बीजेपी भुना रही है और कह रही है कि वहाँ राहुल गांधी ज़्यादा गए नहीं, तो इसका फायदा कांग्रेस को हुआ है। पंजाब में वो ज़्यादा नहीं गए और हो सकता है क्योंकि उनका फोकस ज़्यादा यूपी पर था। यूपी पर था। खैर चलिए, कुछ और राज्यों के भी देख लेते हैं जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो। लेकिन आप देखिए, जो वोट शेयर था पंजाब का वो अभी भी 31% तो मिला है एसडी और बीजेपी को। लेकिन हाँ, जो राजनीतिज्ञ है वो यही कहते हैं कि अगर बीजेपी अकेले अपने बलबूते पर लड़ती तो पंजाब में शायद ये टैली सुधर सकता था। उत्तराखंड मोदी सुनामी पूरी तरह से आउट एंड आउट 56 सीट बीजेपी को मिली है, कांग्रेस को महज 11। यहाँ तक कि उनके सीएम दोनों सीट पर लड़े और वहाँ से हार गए उत्तराखंड में। वोट शेयर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो वोट शेयर है बीजेपी को उत्तराखंड में 47% वोट शेयर मिला है, कांग्रेस को 33% वोट शेयर मिला है, बीएसपी को महज 7% और जो बाकी हैं उन्हें करीब 13% का वोट शेयर मिला है। जी बिल्कुल। और अब गोवा की बात करते हैं। गोवा जो कि बीजेपी का
सर्विंग स्टेट था, बीजेपी वहां पर सरकार में थी, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक यहाँ पर खराब खबर है, या कहें बीजेपी के लिए यहाँ पर झटका भी है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस से पिछड़ी है। 13 सीटों पर बीजेपी ने जीती, 17 सीटें कांग्रेस ने हासिल कर ली हैं, और सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर भी वहां पर चुनाव हारे हैं, जो कि एक झटका है उनके लिए। बिल्कुल। वोट शेयर एक बार देख लेते हैं। जो वोट शेयर देखने को मिला है गोवा में 32% शेयर बीजेपी को मिला है वोट शेयर, कांग्रेस को 28% और आम आदमी पार्टी को 6% वोट ज़रूर मिले, लेकिन वो खाता नहीं खोल पाई अपना, और अदर्स जो हैं उनको 33% वोट मिले हैं। और ये जो अदर्स हैं, इन्हीं की बदौलत शायद अमित शाह आज पत्रकार परिषद में दावा भी कर रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी भले ही कांग्रेस बनी हो, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वो चुनावी चाणक्य हैं, जब वो बोल रहे होंगे तो कुछ ना कुछ उनके वजह चल रहा होगा पीछे। बिल्कुल। मणिपुर की टैली देखिए आप, 60 में से 59 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, और मणिपुर में भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बचाई है अपनी साख, क्योंकि कांग्रेस की 15 सालों से वहां पर सरकार है। ओखरा मेबोबी सिंह उनके मुख्यमंत्री हैं, और 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है मणिपुर में। हालांकि बीजेपी ने बहुत अच्छा गेन किया वहां पर, क्योंकि 21 सीटें, और 0 से 21 सीटें आना आसान बात नहीं है। टीएमसी के पास 1 सीट दिख रही है, और अदर्स के पास 10 सीटें दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं मणिपुर में भी अब अदर्स के हाथ में ही सत्ता की चाबी दिखती है। बिल्कुल। तो ये और आई थिंक इसी की बदौलत ये जो अदर्स है ना, वो स्विंग फैक्टर है, और वो ही डिसाइड करेगा। लेकिन वोट शेयर आप देखिए मणिपुर का जिस तरह का रहा है, अब अदर्स को 27% वोट यहाँ पर भी मिले हैं। बीजेपी को 36, कांग्रेस को 35, लेकिन ये जो 1% एक्स्ट्रा कांग्रेस को मिला, उसने स्विंग किया है कुछ हद तक। बिल्कुल। तो यहां पर हमने आपको 5 राज्यों के चुनावी नतीजे बताए, वोट शेयर बताए, और अब हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त प्रभात झा जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर बीजेपी। मेरे साथ केसी त्यागी हैं, सीनियर लीडर जेडीयू। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद है। हमारे साथ टीएस हरिहर हैं, आप सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं HRBB क्लाइंट का। मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और मेरे साथ जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, मोदी सरकार के कुछ बड़े मंत्री भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है हमें सबसे पहले संतोष के पास चलना चाहिए। लखनऊ में खड़े हैं वो। बिल्कुल। और संतोष, आप लखनऊ में खड़े हैं, और लखनऊ में बीजेपी हेडक्वार्टर में आज खूब होली मनाई गई होगी। होली परसों खेलेगा इंडिया, लेकिन बीजेपी ने आज ही खेल ली है। बताइए लखनऊ में इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आज बीजेपी हेडक्वार्टर में होली से पहले ही होली मन गई, और रंग और गुलाल से बिल्कुल केसरिया रंग में पूरा शहर ही पट गया। यूं अगर सिर्फ लखनऊ की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आंधी आई, जो एक सुनामी थी, और उसमें एक भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बहुत उम्मीद जताई है, और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। राकेश जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और बनारस जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, उस इलाके में पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके पास होती है। और उस इलाके में जहां ये कहा जा रहा था कि बनारस में बीजेपी 8 की 8 सीटें हारेंगी, वहां 8 की 8 सीटें जीती। तो क्या जादू बरकरार है या जादू बढ़ गया? जादू बढ़ गया। पहले तो केवल कहने के लिए था, लेकिन आज मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज जनता को, गरीबों को, किसानों का विश्वास हो गया कि अगर गरीबों का हित कहीं पे है, कोई मेरा कल्याण कर सकता है, मेरे जीवन की दशा को सुधार सकता है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सुधार सकते हैं। इसलिए किसान हो, नौजवान हो, हमारी माँ हो, बहनें हो, सारे लोगों ने एकजुट होकर के, जाति पात से ऊपर उठ करके, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके, और इतना अपार जन समर्थन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि आज हम 324 सीटें जीत करके इतिहास रच दिए हैं। 324 सीटें जीतकर इतिहास रच दिए हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताइए कि अब जो नई सरकार बन रही है, इससे क्या उम्मीदें हैं? क्या पिछली सरकार से ने नहीं किया था जो कि इस सरकार से आप लोग चाहते हैं, और इतनी बड़ी जीत हुई है? देखिए, अखिलेश सरकार ने सदैव जो है गुंडाराज, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, और सबसे ज़्यादा तो जो युवा बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगारों को उन्होंने बिल्कुल छला है। और मैं कहूँगा कि जो हमारा लोक सेवा आयोग था यहाँ का, जिसकी हम लोग हमेशा उसकी सच्चाई, ईमानदारी पर विश्वास किया करते थे, उसको उन्होंने भ्रष्ट बना दिया। जितनी भी वैकेंसियां निकली सभी कोर्ट में गई, और यहाँ तक कि टीटी जो बीएड बेरोजगार थे, उनके पैसे उन्होंने अभी तक रख लिए और वापस नहीं किए।
ठीक है संतोष, तो बीजेपी हेडक्वार्टर पे आप खड़े हैं लखनऊ में, और वहाँ होली के साथ साथ आपके पीछे जो लाइट्स लगी हैं उससे लग रहा है वहाँ दिवाली भी बन रही है आज, और उनका बनता भी है, मौका भी है। लेकिन मैं अब यहाँ पर रुख करना चाहूँगा प्रभात झा जी का। और प्रभात झा जी, मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूँगा, उसके बाद अरुण जेटली जी ने जी बिजनेस से खास बातचीत की, वो हम दिखाएंगे। प्रभात झा जी, 311 के आसपास सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। उत्तराखंड में भी आपको बहुत भारी बहुमत मिला है, लेकिन बाकी 3 राज्यों में आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो पहले किस पर बात करें, उत्तराखंड और यूपी आपके लिए सुटेबल ज़्यादा दिखता है, और क्या ये माने कि पीएम मोदी ने अपने दम पर उत्तराखंड और यूपी आप लोगों की झोली में डाल दिया? हम सभी सीटों पर बात करना चाहेंगे, सभी राज्यों के परिणाम पर। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए आपको लगेगा उत्तराखंड में भी और बहुत बड़ी सफलता मिली है। बात रही गोवा में हम सरकार में थे और पंजाब में भी हम सरकार में रहे हैं, और इसलिए मणिपुर में हमारी एंट्री इतनी धमाकेदार है। और अमित शाह जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी। आप सब देख रहे हैं 4 राज्यों में अगर सरकार बनती है, और उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी निगाहें थी, आज सब एक साथ कह रहे हैं कि महामानव, देश का गरीबों का नेता, सच को कहने की ताकत होनी चाहिए। आज इस देश ने स्वीकार किया है, देश की जनता ने लोगों को मजबूर किया है, खास करके विपक्षी दलों के लोगों को, कि सच में अगर कोई गरीबों का नेता है, गरीबों का हितैषी है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी, क्यों कुनबे की पार्टी नहीं, क्यों परिवार की पार्टी नहीं, क्यों माँ बेटे की पार्टी नहीं। आज परिवार संगठन, हमारा संगठन जो है वो गांव-गांव तक फैला हुआ है। संगठन के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह की गुणवत्ता और उत्साह के रणनीति से आज हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, 5 राज्यों में, हम पंजाब का भी दुख इसलिए नहीं करते कि पंजाब में 10 साल से सरकार में थे, त्रिकोणीय संघर्ष था, और त्रिकोणीय संघर्ष में हम रह गए, कोई दिक्कत नहीं। जनादेश को कबूलते हैं, फिर से संगठन को खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक बार राशिद अलवी जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जो स्थिति इमर्ज होती जा रही है इस समय देश में और विभिन्न राज्यों में भी, अब आप चाहे इसे अच्छा माने, बुरा माने, आपको पसंद आए नहीं आए, लेकिन ये उस दिशा में बढ़ती जा रही है जहां पर कोई स्ट्रॉन्ग विपक्ष बचता ही नहीं है मोदी सुनामी के सामने। देखिए, मैं कहूँगा आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी 2014 को बहुत वक्त नहीं गुजरा, 2.5 साल गुजरे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से ज़्यादा सीटें जीती हैं, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है। लेकिन मैं बड़े अदब से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरह जीता है देखना ये पड़ेगा। आपने जीती 311-12 सीटें, लेकिन जिस रास्ते पर जाकर आपने चुनाव जीता है वो एक खतरनाक रास्ता है। आप एक मिनट मैं आपके सवाल को ही, आपके जवाब को ही सप्लीमेंट कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं 311-12 सीट, आप मुझे बस ये बताइए कि आप खुद भी 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़े, करेक्ट, कांग्रेस, और आपके पाले में स्टैंड अलोन अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 सीट आई है। ये स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, किसी भी स्कूल में आप देखेंगे ना, ये कहीं पर भी पासिंग नंबर नहीं है। पासिंग नंबर से आधे से भी कम नंबर है। इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बीजेपी का तो छोड़ दीजिए, 311-12 कैसे जीते ये? मेरी पूरी सुनिए ना, हम फेल हो गए। आपकी बात मान रहा हूँ, कहाँ इनकार कर रहा हूँ। अपना दल से भी कम सीट है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल से भी कम सीट है। एक मिनट, बिल्कुल, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे बात तो करने दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया है, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि देश का प्रधानमंत्री एक प्रांत का चुनाव जीतने के लिए कब्रिस्तान और शमशान घाट तक। सर, मनमोहन सिंह नहीं जाते थे क्या आपकी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए? कोशिश की। मनमोहन सिंह ने कभी प्रचार नहीं किया था क्या 10 सालों में जितने चुनाव हुए यूपीए के शासनकाल में? आप तो क्या राहुल गांधी भी तो यूपी में ही थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात की है। वो मुद्दा अलग हो सकता है सर, आप प्रचार की बात कर रहे थे। राशिद जी, ये आप
कब्रिस्तान आप इस शमशान हद ठीक तक है, चले मौत के जाएंगे। सौदागर तक की बातें हुई और हैं कांग्रेस की तरफ से भी, ऐसा नहीं है नहीं हुई मुझे बड़ा है। डर ये है, एक मिनट देखिए, मुझे बड़ा डर ये है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस बात पे यकीन करेगी कि भविष्य के अंदर भी यही रास्ता है जो उनको सत्ता दिला सकता है। वो ना विकास की बात करेंगे, न जनता की बात करेंगे, वो पोलराइजेशन की बात करेंगे। आज शाम जो को सुब्रमण्यम स्वामी कहते राशिद हैं, जी, आज उसी शाम रास्ते को पर ये चल पड़े। आज शाम को हमारे साथ जी। अमर सिंह जी थे, राज्यसभा सांसद, और उन्होंने एक बड़ी, आपका मैं बस व्यू जानना चाहूंगा, वो भी बड़ा क्विकली, बिकॉज बाकी लोगों के पास भी हमें जाना है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो नोटबंदी के रास्ते में खड़ा होने की कोशिश की कांग्रेस ने, एसपी ने, बीएसपी ने, और उन्होंने नगर निगम चुनावों का भी हवाला दिया कि अब देखिए इसके रास्ते में जो आया है ना, वो सारे निपटे हैं सारे चुनावों में। आपने कुछ मनोमंथन किया गया इस पर? देखिए, मैं एक बात, नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नोटबंदी से लोग बहुत परेशान थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि कहीं चुनाव हार ना जाएं, तो उन्होंने पूरे तरीके से कम्युनलाइज कर दिया उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश की जनता को बांटने का काम किया। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप जीते हैं, आप सरकार बना रहे हैं। सर, आप बड़े लीडर हैं, लेकिन जो थोड़ा तो बड़ा दिल रास्ता रखिए। आपने अखिलेश इख्तियार यादव ने खुल के वो हार रास्ता स्वीकारी ठीक है। नहीं है। अखिलेश यादव कितने रास्ता जूनियर हैं ठीक आपसे, नहीं लेकिन है। उन्होंने हार स्वीकार की बड़े मन से और कहा कि जनता का जो सम्मान है वो मैं सम्मान तो- करता हूं। तो मैं सर, तो आप भी थोड़ा हार मुबारकबाद दे स्वीकारिए। रहा हूं। सर, ये आप ही कह रहे थे कि मुबारकबाद दे रहा नोटबंदी हूं। पर यूपी में पता चल जाएगा। बजट अड्डा में आप ही हमारे साथ बैठे थे, आपने कहा था नोटबंदी देख लीजिएगा यूपी इलेक्शन में क्या होगा। आपने कहा था, आपके तमाम लीडर बोल रहे थे कि देख लीजिएगा प्रधानमंत्री के बनारस में क्या होगा। सर, अमेठी में जो राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चौथे नंबर पर है कांग्रेस, अमिता सिंह चौथे नंबर पर हैं, सपा बीएसपी के नीचे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं सर, 7 सीटों पर सिमटे हैं। लेकिन मैं केसी त्यागी जी से कोई कमेंट लेना चाहूंगा। केसी त्यागी जी, अभी एग्जिट पोल वाले दिन आप हमारे साथ थे और आपने कहा था अगर ऐसा हो गया कि 280 सीटें बीजेपी को मिल गई, तब तो फिर मैं मान लूंगा कि भारतीय राजनीति में बहुत बुरा हाल चल रहा है गैर बीजेपी दलों का। तो सर, आप मान लीजिए, क्योंकि 311 सीटें आ गई हैं। किसी राजनीतिक दल के द्वारा, मैं चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, ये ऐतिहासिक सफलता है और मैं अपने मित्र प्रभात जी को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, और अपने दूसरे मित्र राशिद अलवी जी से कहना चाहता हूं कि इसी तरह का विशैला प्रचार, और शायद इससे भी ज़्यादा विशैला, बिहार में किया गया था। कौन सा मुद्दा छोड़ा गया, साड़ियाँ तक आई थी बंटने के लिए, लेकिन हमने अपनी जमीनी बूथ केमिस्ट्री को करेक्ट किया। 15 साल से हमारे रिश्ते नहीं थे आरजेडी के साथ, कभी हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहे थे। हमने सारी चीज छोड़ के, चूंकि हमारे सामने लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को रोकना, इसलिए 55 सीटें हमने जीती हुई अपनी, आरजेडी के साथ भी शेयर की और कांग्रेस के साथ भी शेयर की जी, और 3/4 के बहुमत से हमने बीजेपी को हराया। तो बिहार का महागठबंधन ही एकमात्र रास्ता है भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को रोकने देखिए का। त्यागी जी, ये बात आपकी सही है। में ये जो बात गठबंधन त्यागी जी, ये उत्तर बात प्रदेश आपकी में सही किया है समाजवादी पार्टी के साथ। त्यागी जी, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये जो ग्रैंड अलायंस, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। आप नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। बोलिए। आपको लोकदल को भी एंगेज करना चाहिए था उसमें, आपको जनता दल यू को भी एंगेज करना चाहिए था। आप जल्दबाजी में सपा के साथ सीटों की तालमेल करके चुनाव प्रचार में लग गए, जो जमीनी हकीकतें थी। आपको पता है 312 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी लोकसभा चुनाव में। आपने कौन सा ऐसा बंदोबस्त किया कि बीजेपी हारनी चाहिए, और बीजेपी आने वाले चुनाव में भी ये सारे काम करेगी जो उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में किए हैं। आपकी क्या रणनीति, आप देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आप हो, तो आपको ये होमवर्क करना चाहिए था, आपको घर घर जाना चाहिए था। अगर आप धर्मनिरपेक्ष राजनीति के भी अलंबरदार हो तो भी आपको ये काम करना चाहिए था। चलिए, खैर, आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी समझाना चाहिए था कि ये रास्ता खतरनाक है। आप बसपा से भी बात करते, आप सबसे बात करते। इसका मनोमंथन तो खैर कांग्रेस करेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो करना जरूरी भी है। अनिल यादव हमारे साथ जुड़े कुछ देर में, हाँ। तब उनसे भी ये सवाल हम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रभात जी आपसे क्विकली ये जानना चाहूँगा कि आज जो नतीजे आ गए ना,
उसके बाद भी कुछ कुछ ऐसे जैसे मायावती जी ने कहा कि ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ी थी, वरना सारा मुस्लिम वोट मिल जाए बीजेपी को, ये संभव नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी जीत जाए। फिर अखिलेश जी ने इसे सपोर्ट भी कर दिया, कहा कि हाँ अगर भाई गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लालू जी ने कहा कि गुजरात में बनता है ईवीएम। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। क्या जनादेश का अपमान करने का अधिकार किसी को है? राशिद भाई समझदार हैं, क्या यह कहकर अपने को फारिग कर सकते हैं, ऐसा आरोप लगाकर? क्या ये 22 करोड़ जनता का अपमान नहीं है उत्तर प्रदेश में? मैं केसी त्यागी जी से भी सहमत नहीं हूं, वो अपने विपक्ष को एक करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट के बारे में ये कहना कि कम्युनलाइज किया गया, ये शमशान और उसकी बातें की गई। सवाल क्या है, जनादेश किसको मिला है? और जनादेश को सिरोधार्य करने की ताकत होनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है। मैं आपकी बात को यही रोकता हूं। एक मिनट रुकिए जरा। क्यों नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता है, नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता है? क्यों नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी की नीतियां ठीक है? विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, देश के समर्थन को देखना चाहिए, देश कहां जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्विकली राशिद जी, क्विकली मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। आज ये ट्रेंड आना शुरू हुआ ना, उसके बाद ही उमर अब्दुल्ला जी ने एक ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है बाकी पार्टियों को 2024 की तैयारी करनी चाहिए, यानी 2019 उन्होंने खुद छोड़ दिया मोदी जी के नाम लिख दिया है। हाँ। आपको चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे। देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपसे, जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही है, बहुत लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं 2019, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 MP थे, आज उनके पास 300 से ज्यादा MPs हैं। राजनीति में न सत्ता हमेशा किसी के पास रहती है, न राजनीति में हालात हमेशा रहते हैं। एक वाकया राजनीति को बदल देती है। सर, तो ये कौन कह रहा है कि कांग्रेस दोबारा नहीं आ सकती? ये तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन अभी जो आपका हाल है ये तो बहुत पैथेटिक है ना। राशिद जी, आपको लगता है लीडरशिप चेंज की जरूरत है कांग्रेस में? भाई आप मुझे बोलने ही नहीं देते तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यूपी के ने कहा कि आपकी नीति को सपोर्ट करें। यूपी के जनरल सेक्रेटरी जो आपके हैं, आप ही के पार्टी के, वो दोपहर में हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तक जो जमीनी हकीकत है वो पहुंच ही नहीं रही है। उनके आसपास 3-4 नेता हैं जो उन्हें हकीकत से दूर रखते हैं। उन्हें रास्ता साफ करना चाहिए प्रियंका गांधी के लिए। देखिए, मैं कहूंगा पार्टी के अंदर संगठन के मामले पर टीवी पे बहस नहीं की जा सकती। पार्टी की बहस पार्टी नहीं, उन्होंने कहा कि बात उन्होंने उठाई है आपके सामने। बिल्कुल, बैठेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संगठन की बात मैं टीवी पे नहीं कर सकता हूं। संगठन के अंदर बैठकर हम अपनी कमियां तलाश करेंगे, लेकिन यहां पे बैठ के मैं जरूर कहूंगा कि हमारी और भाजपा की लड़ाई नीतियों की ही तो लड़ाई है। अगर हम आपकी नीतियों के साथ सपोर्ट करेंगे तो फिर भाजपा में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है सर, मैं जानता हूं आपकी लिमिटेशंस। आप टीवी पे बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी के लिए टीवी पे बहुत ज्यादा आप पार्टी के बारे में नहीं बता पाएंगे, और मुझे ये भी मालूम है कि आप मौजूदा लीडरशिप के बारे में भी बहुत नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी बतौर स्पोक्स पर्सन अपनी कुछ ड्यूटीज भी हैं। लेकिन मैं अनिल आनंद से एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद हमें जो इनपुट मिल रहा है, मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्री पीयूष गोयल और नितिन गडकरी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अनिल आनंद, एक क्विक व्यू जो राशिद अलवी कह रहे हैं कि 2 सीटें पर बीजेपी थी और बाद में वापस आई थी, तो ये कौन मना कर रहा है कि कांग्रेस नहीं आ सकती? तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन मौजूदा हाल में आप जिस तरह से 10 सालों में सरकार चलाने के बाद पूरे देश से गायब होते जा रहे हैं, ये हाल क्यों हुआ, इसकी तरफ कोई इशारा नहीं, इस पे कोई जाहिर है आज का फोकस इसी पे है। हाँ। कि ये हालत क्यों हुई, आखिरकार अमेठी में चौथे नंबर पे क्यों आए। हाँ। मैं थोड़ा सा त्यागी जी ने कुछ जिक्र किया कि ग्रैंड अलायंस होना चाहिए था, और बंधे हुए सियासतदान की तरह उन्होंने बड़ा सफाई से, साफगोई से सारे का सारा ब्लेम कांग्रेस के ऊपर डाल दिया कि उनको ये करना चाहिए था। त्यागी जी भली भांति जानते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह कितने बड़े नेता हैं, उनके कहे बिना, उनके मिनाए बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ साथ बाकी लोगों को भी, जिस तरह त्यागी जी पुराने समाजवादी हैं और बहुत सारे लोग हैं, इनको भी कहीं ना कहीं लामबंद सबके करके चलते तब होता।
कांग्रेस का एक रोल, बहुत छोटा रोल मुझे लगता है, नेशनल लेवल की पार्टी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नेताजी मुलायम सिंह के सामने मुझे कोई लगता नहीं कि इतना बड़ा रोल उनका था। उसमें रोल था पुराने समाजवादियों का और दल जो जुड़ सकते थे, वो रोल मुझे लगता है वो भी कम रहा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ इस बीच मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो बधाई हो इस लैंडस्लाइड परफॉर्मेंस के लिए जो यूपी और उत्तराखंड में आपने डिलीवर किया है। इसका इशारा किस तरफ है? देश की राजनीति की दिशा ये वर्डिक्ट तय करेगा आगे जाके? बहुत स्पष्ट है कि इस देश में आज जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, उनके ऊपर विश्वास करती है। उनकी हर नीति ने इस देश में गांव, गरीब, किसान, जो शोषित और वंचित लोग रहे हैं, 7 दशक हो गए आज़ादी को, आज भी गरीबी के नीचे हैं। महिलाएं, युवाओं की आज भी अपेक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। इन सब को दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जनता की, हमारे देश के हित की बात करते हैं, देश के हित के काम करते हैं। और ये फिर एक बात दर्शाता है कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुंदर उज्जवल भविष्य की तरफ जा रहा है। और पूरे देश के जनता की आशाएं, अपेक्षाएं और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी नहीं। लेकिन पीयूष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव या राजनीति जातिगत राजनीति के तहत गुथी हुई है, जातियों में गुथी हुई है। तो आपको लगता है कि क्या यूपी में कास्ट फैक्टर ने काम नहीं किया, या आपको क्या लगता है, आपके कौन से ऐसे फैसले या काम थे जिनका फायदा आपको इन चुनावों में मिला? सर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी धर्म या जाति या किसी भी प्रकार का भेदभाव को अपने राजनीतिक काम में या अपने सरकारी काम में आने नहीं दिए। हमने सारे समाज को साथ में लेके राजनीति भी की है, विकास भी किया है। और सबका साथ सबका विकास का हमारे लक्ष्य को, हमारे उद्देश्य को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने काम किया है। आगे चल के उत्तर प्रदेश भी सरकार बिना किसी प्रकार के भेदभाव से पूरे प्रदेश में विकास हो, देश की जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता की आशाएं, आकांक्षाएं पूरी हो। हमने एक संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा था, उसमें से एक एक बिंदु पे हम सब संकल्पित हैं। हमारा पक्का इरादा है कि हम इन सब संकल्पों को पूरा करें। पीयूष जी, जो बिजली है वो इस बार बहुत बड़ा मुद्दा था। दिवाली और ईद में बिजली की स्थिति की भी बात हो गई थी, और आज जो नतीजे आए हैं उसके बाद शायद एसपी, बीएसपी, कांग्रेस इन्हें बिजली का झटका लगा भी होगा। लेकिन क्या आप माने कि यूपी में अब तो बिजली की स्थिति सुधरेगी? आप अक्सर ये कहते थे कि हम बिजली बनाते तो हैं लेकिन यूपी लेता ही नहीं है बिजली। पर मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने कई बार ऐसा आपके साथ भी बातचीत में कहा है। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि जनता को अपेक्षाएं हैं हमसे, जनता को विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सरकार पे कि वो खरे उतरेंगे जनता की अपेक्षाओं पे। हमने कभी भी किसी भी प्रकार की चुनौती से हम दौड़े नहीं हैं, हमने उसको स्वीकार किया है और उस पर काम किया है, जिससे जनता का हम पूरी तरीके से जो आशाएं उसको पूरी कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है राज्य में नई उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार मिलके अब प्रदेश के हर घर तक बिजली पहुंचाएगी और सबको एक अच्छा जीवन देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन पीयूष जी, क्या लगता है, क्या इस जीत के बाद आप बड़े फैसले ले पाएंगे और आपकी संसद में जो ताकत है वो और बढ़ेगी, स्पेशली अगर राज्यसभा देखें तो समय समय पे तय होता है किस चीज़ों पे क्या बढ़त करनी है। लेकिन अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार सक्षम रही है अपने रिफॉर्म एजेंडा में। जीएसटी जैसे बहुत ही पेचीले विषय तक में हमने आम सहमति बना के उसको भी पारित करवाया। शायद ही इतिहास में, भारत के इतिहास में कोई सरकार ने मात्र 2.5 वर्षों में इतने सारे चीज़ों को सर्वसम्मति से पास किया होगा दोनों सदनों में जितना हमारी सरकार। बिल्कुल। चलिए पीयूष जी, आई नो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस बीच टीएस हरिहर हमारे साथ है, उनसे क्विकली एक रिएक्शन ले लेते हैं। हरी, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आमतौर पर आपसे सुबह मुलाकात होती है, तो मंगलवार सुबह आपने क्या तैयारी की है, नए हाई की या फिर 9000 की निफ्टी पर?
नहीं मिहिर, आई थिंक मैं बहुत स्पेसिफिक लेवल्स की तो बात नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं, पर डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि मार्केट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देगी ये न्यूज़ के लिए। और ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली और बिहार के बाद काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि क्या जो मोदी सरकार ने 2014 में जो परफॉर्मेंस दिया था, क्या वो परफॉर्मेंस रिपीट होगा कि नहीं। आई थिंक जिस तरह से आज यूपी और उत्तराखंड में परफॉर्मेंस हुआ है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक एक रिफॉर्म एजेंडा को बूस्ट मिलेगा और मार्केट में, जनरल जनता में भी एक कन्विक्शन आएगा कि शायद 2019 में भी ये रिफॉर्म प्रोसेस और ये गवर्नमेंट अपने आप के परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है। तो आई थिंक फ्रॉम अ रिफॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ सस्टेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर साफ है कि मार्केट्स के लिए भी एक पॉजिटिव यहाँ से राह निकलती हुई दिखती है। लेकिन मैं फिर से पॉलिटिक्स पर लौटूंगा, और पॉलिटिक्स पर लौटूंगा तो एक सवाल मैं केसी त्यागी से लेना चाहूंगा। केसी त्यागी, मुझे आपके पहले रिएक्शन में ही एक गुस्सा दिखाई दिया, और वो गुस्सा था गैर बीजेपी दलों के लिए कि वो साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से यूपी में गैर बीजेपी दल एक साथ नहीं लड़ पाए, 2019 में कोई सहमति बन पाएगी? क्योंकि हर दल में कोई ना कोई ऐसा महत्वाकांक्षी लीडर है जो अपने आप को सीएम तो छोड़िए पीएम के तौर पर देखता है। पहले वैकेंसी तो बिल्डअप हो। अभी तो मोदी जी 282 सीट जीत करके डटे हुए हैं। तो वैकेंसी तो बिल्डअप हो। एक कॉमन मिनिमम देखिए, हम तो 40 साल, हमारे मित्र है प्रभात जी, हम ये जब जनसंघ में थे, हम लोकदल में थे, हमने इन्होंने मिलकर के जब कांग्रेस को हराया तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी तालमेल करते थे, इनके जनसंघ के साथ करते थे, स्वतंत्र पार्टी होती थी। दिक्कत क्या हो गई है, इस समय जो बीजेपी की बढ़त है, और उसको प्रभात जी ने अच्छा स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं, देखिए जैसे बिहार में हम लोगों ने किया, हमारे आरजेडी के रिश्ते भी खराब थे कई साल से, कांग्रेस पार्टी से खराब थे। जिस दिन हम प्रभात जी से अलग हुए थे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर के, अगर सब लोग अलग अलग लड़ते तो उत्तर प्रदेश के जैसे ही नतीजे बिहार के होते। मैं बड़ा हालांकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफी काम बिहार में हुआ था, जो उनके विरोधी भी स्वीकारते थे। लेकिन मैं बड़े संक्षेप में आपसे त्यागी जी ये जानना चाहूंगा, बड़े संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का गठबंधन उल्टा सपा को भी भारी पड़ गया क्या? अगर वो नहीं देते कांग्रेस को इतनी सीटें तो शायद थोड़ा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन ये ब्रॉड बेस ना तो ये गठबंधन था ना ये महागठबंधन था, ये कांग्रेस की और बीजेपी और सपा की सीट शेयरिंग थी, जिसमें 18 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था, और जो समाज के सारे तबके हैं, जो ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उसको भी ये गठबंधन रिप्रेजेंट नहीं करता था। और नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा थी वो गरीब गुरबा को भी प्रभावित करती थी, ऐसा करके मैं मानता हूं। यद्यपि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी के मुखर विरोधियों में से हूं, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वंचित समाज के लोगों को, वो तो पिछड़े बन गए, वो अति पिछड़े बन गए जाकर के। उन्होंने बिहार में कहा कि अब ये बनिया बामनों की पार्टी नहीं है, मैं अति पिछड़ा हूं, इसलिए वोट दीजिए। वो तो यहां तक चले गए। तो जिस तरह का बड़ा व्यापक जन आधार वाला गठबंधन बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। वो उत्तर प्रदेश में नहीं बना, ये हमारे मित्रों को स्वीकार करना चाहिए। और 2019 में अगर सफलता कायम करनी है तो इट मस्ट बी ए मल्टी कास्ट मल्टी क्लास प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन उत्तर प्रदेश। एक बार एक काम ये कोई दो पार्टियों की तालमेल से नहीं होने वाला। यूपी जो कि आज के एक्शन का ग्राउंड जीरो है, वहां पे जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उमेश पंडित, वो हमारे साथ जुड़े थे। खैर पूरी बातचीत तो नहीं बता सकते, बड़ी रोचक की थी उन्होंने, लेकिन एक बार सुनते हैं उन्होंने जो कहा, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसमें शायद कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकेत भी है और संदेश भी है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के साथ कुछ कमजोर लोग हैं। वो कमजोर लोग बड़े लोगों के जो 10-10 साल मुख्यमंत्री रहते हैं उनसे भ्रमित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं, जिससे आम कार्यकर्ता और नेता अपनी बात पहुंचाना चाहे या पार्टी फोरम पे अपनी बात रखना चाहते तो उसको मौका नहीं देते। इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता खिन्न होके पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं कर पाता। सेनापति तो राहुल जी ही हैं, और राहुल जी को अगर लग रहा है कि वो अगर उनको
समझ में नहीं आ रही है इनकी। देखिए राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, ये चालाक लोग हैं। चालाक लोग अगर समझ में नहीं आ रहे तो अपना साइड में करके प्रियंका जी के लिए रास्ता छोड़ दें, वो समझ लेंगी और 2019 में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगी। यानी राहुल गांधी जिम्मेदारी लें और प्रियंका के लिए रास्ता साफ करें। क्या बुराई है, जिम्मेवारी भाई वो उपाध्यक्ष है, वो जनरल सेक्रेटरी हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सलाह आ गई राशिद अल्वी, उपाध्यक्ष तो जनरल सेक्रेटरी हो जाए, प्रियंका गांधी को आगे आने दें, और जो कोर टीम है राहुल गांधी की उसी ने सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। मानते हैं इस बात को राहुल आप राशिद अल्वी? देखिए, मुझे नहीं पता ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। एक चुनाव हारने और जीतने से इस तरीके की बात करना बहुत निंदनीय है। 2004 में राहुल गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, पहली बार एमपी बने, और 2004 में हमारे 150 एमपी थे जी। 2009 में उन्हीं की लीडरशिप में 200 से ज़्यादा एमपी आए थे, तब कोई नहीं बोला। एक चुनाव हारने से इस तरीके की बात करना, अपनी ही लीडरशिप पे टीवी चैनल शायद राशिद जी भूल रहे हैं 2014, 2015, 2016 हरियाणा, महाराष्ट्र, सर आपका एक एक गढ़ आपसे छिनता जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में हम आगे जा रहे हैं। देखिए राशिद जी, चलिए मैं आपके पास आता हूँ। इस बीच हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ नितिन गडकरी जी जुड़े हैं। एक मिनट, नितिन गडकरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनका भी व्यू ले लेते हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐतिहासिक जीत आपको मिली है, पहले तो इसके लिए बधाई हो। क्या रहे मुख्य मुद्दे? बार हमने जो 3 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियाँ अपनाई है, उस नीतियाँ में नोटबंदी का निर्णय हो, हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना का कार्यक्रम हो, हमने विशेष रूप से उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और सिकड़ी का अलॉटमेंट किया हो, हमने राष्ट्रीय महामार्ग में अनेक रोड बनाए हो, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सरकार की नीतियों को गांव, गरीब, मजदूर, किसानों ने उसको समर्थन करके उसके ऊपर एक प्रकार से मुहर लगाई है और उसको जीत हमारी नीतियों को और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दी है, और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को भी इसका श्रेय है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों के आधार पर आज तक जो चुनाव जीते जाते थे, उन पार्टी को लोगों ने सबक सिखाई है कि नई आने वाली जो तरुण पीढ़ी है वो जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगी, वो विकास के आधार पर वोट करेंगी, वो नीति के आधार पर वोट करेंगी, और इसलिए उन्होंने वोटिंग किया। और विशेष रूप से बात जो जानकारी मुझे मिली है कि मुस्लिम मोहल्ले में महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से तलाक के बारे में जो अमानवीय और महिलाओं के शोषण करने वाली नीतियों को कुछ लोग चला रहे थे, उसमें हम जो महिलाओं को न्याय देने की बात, मानवीय निर्णय लेने की बात कर रहे थे, तो महिलाओं ने तलाक की बातों को लेकर अपने हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। ये भी बात अनेक जगह पर सिद्ध हुई है, इससे भी मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन नितिन गडकरी जी, आपको प्रसन्नता है सर, लेकिन मायावती को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई, और उन्होंने जितना बचकाना और अजीबोगरीब आरोप लगाया, मुझे लगता है कि वो पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऐसी बात नहीं कही होगी। उन्होंने साफ कह दिया कि ईवीएम टैंपर्ड है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और इसकी दोबारा चुनाव रद्द हो, दोबारा चुनाव हो और बैलेट पेपर से हो। सर इस पर क्या रिएक्शन है आपका? हाँ जी, पहली बात तो ऐसी है कि मायावती जी जैसे बड़े नेताओं ने ऐसे हास्यास्पद बातें करना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है, ये उनके परिपक्वता का लक्षण नहीं है। चुनाव में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, और हार होती है तो उसको स्वीकारना चाहिए, और हार स्वीकार कर अगले बार तैयारी करें। हमने भी अनेक हारें देखी है, और अगर हम यही करते तो पंजाब में हम चुनाव क्यों हारते हैं? और इसलिए मायावती जी की जो जातिवादी राजनीति है उसको लोगों ने नकारा है। इस बात को, वस्तुस्थिति को समझे और फिर से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करें, तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, गोवा में मनोहर पर्रिकर का जो एब्सेंस था वो भारी पड़ा है बीजेपी को। हाँ, ये तो बात ठीक है कि मनोहर पर्रिकर हमारे बहुत कद्दावर नेता गोवा के लिए है, और गोवा से वहाँ निकलने के बाद स्वाभाविक रूप से ये परिणाम दिख रहा है। पर ये बात भी, आपकी बात में कुछ तथ्यांश भी है। फिर भी हम लोग इस बार रीजनल पार्टी और इंडिपेंडेंट को साथ लेकर हम गोवा में अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, लेकिन नितिन जी मुझे एक बात बताइए, बीजेपी यूपी में आ चुकी है और बीजेपी में आप लोगों ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये माने
कि अब यूपी का विकास चौगुनी रफ्तार से होगा सर, और उम्मीद लगा सकती है विकास की रफ्तार बढ़ने की, क्योंकि रफ्तार बढ़ाने की तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपके पास भी है सर। देखो, यूपी में रोड बनेंगे और 24 घंटे बिजली मिलेगी। इलेक्ट्रिक सेक्टर जो बिजली का क्षेत्र है उसमें रिफॉर्म होंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। यूपी में इंडस्ट्री आएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और यूपी निश्चित रूप से यूपी की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि हम जाति के आधार पर नहीं और जाति के समीकरणों के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए हम लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ये काम करेंगे और ये नीतियाँ जो हमने अपनाई है इसी के कारण यूपी की जनता ने हमारे पार्टी का समर्थन किया है। एक आखिरी सवाल होगा आपसे गडकरी जी, सपा की जिस तरह से हार हुई है, सपा अलायंस की, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बाकी तो छोटे मोटे मुद्दे होंगे पर महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मुलायम सिंह जी की सलाह को अखिलेश जी ने नहीं माना। कांग्रेस की परिस्थिति विषकन्या जैसी है और कांग्रेस जिसके साथ जाएगी ये तो पक्की बात है कि सनम हम तो डूबे ही गई पर तुम्हें लेकर डूबेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का साथ असंगा से संग जो हुआ है उसका परिणाम यही हुआ है कि वो 2 और 2 राजनीति में 4 नहीं होते, तो उसकी कभी कभी 2 1 हो जाता है। यही उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो कि बताते हुए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों की जनता ने बीजेपी पर भरोसा रखा है। मैं जल्दी से लखनऊ जाना चाहता हूं, संतोष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जरा लखनऊ में लोगों से पूछिए, यूपी की पसंद तो बीजेपी है लेकिन अब उनका सीएम की पसंद क्या है उनकी? जल्दी से एक क्विक वहां पर अगर आप लोगों से रिएक्शन ले सके तो। एक बार सवाल दोहराएं गौरव आप। यूपी में सीएम की पसंद कौन होगा? वहां पर कौन, वो किसको चाहते हैं सीएम? बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, उनकी पसंद क्या होगा, क्या है? जहां ये जनता से ही पूछ लेते हैं, यहाँ काफी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि यूपी का सीएम किसको चाह रहे हैं आप लोग? मोदी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी। आप? दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी। आप? जी, दिनेश शर्मा ही काफ़ी अच्छे कैंडिडेट रहेंगे। वैसे बहुत से कार्यकर्ता और नेता हमारे हैं जो सीएम पद के लायक हैं। तो ये लोग भी बिल्कुल राजनीतिक दल की तरह कह रहे हैं कि बहुत सारे नाम हैं और उनमें से जो पार्टी तय करेगी वही नाम सर्वमान्य होगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ लोगों की राय केशव प्रसाद मौर्य जो पॉपुलर चेहरा बीजेपी में उत्तर प्रदेश के हैं, और साथ में दिनेश शर्मा, उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो मेयर रहते हुए मेयर के साथ साथ वो अमित शाह और मोदी के काफी करीब माने जाते हैं और गुजरात के प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में पढ़े लिखे और साफ सुथरे छवि के दिनेश शर्मा एक प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ तय करेगा, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको अपना विधायक दल का नेता चुनती है। बिल्कुल, खैर चलिए, अब इस पे तो सस्पेंस कल खुल ही जाएगा कि अल्टीमेटली यूपी का सीएम होगा कौन। लेकिन प्रभात जी, आप कुछ रोशनी डालेंगे क्या इस पे? इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगी वही तय होगा। न मेरे कहने से कुछ होगा, ना आपके समझने से। हाँ, प्रश्न पूछा आपने, तो कल शाम को 6 बजे जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का ब्रीफिंग होगा उसमें जरूर बताया जाएगा। सरकार बनाना कठिन था, मुख्यमंत्री चुनना कठिन नहीं है। सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। बिल्कुल, और वो हमने देखा भी है। लेकिन हम इसलिए प्रभात जी आपसे सवाल पूछ रहे थे क्योंकि पिछले कुछ राज्यों में आपने ऐसे मुख्यमंत्री चुने हैं जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है हमारे लिए भी और कहीं ना कहीं आपके कलीग्स के लिए भी। तो क्या ये सरप्राइजिंग एलिमेंट यूपी में भी रहेगा? केवल एक सवाल यहाँ पर है। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में तस्वीर देख सकते हैं जहां मेरे सहयोगी संतोष खड़े हैं। वहां पर लड्डू अभी तक बट रहे हैं, आप देखिए लाइव तस्वीरें हैं और वहां पर अभी तक लड्डू बट रहे हैं। तो खुशी का ठिकाना नहीं है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लखनऊ ने यूपी की किसी दुकान में मिठाई नहीं बची और फूल नहीं बचे। इतना ज्यादा आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर मिठाई और फूल खरीदे। लेकिन एक क्विक रिएक्शन केसी त्यागी का। केसी त्यागी, क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव अब हुए हैं, इन्होंने 2017 में गुजरात के चुनाव आ रहे हैं और जो 2019 के चुनाव उनकी टोन सेट कर दी है? फिर मेरा वही कहना है कि जैसे कर्नाटक है,
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जनता दल एस के साथ और जो छोटे आउटफिट हैं रीजनल उनके साथ तालमेल करना चाहिए, वरना वहाँ के नतीजे भी उत्तर प्रदेश जैसे ही होंगे। गुजरात प्रधानमंत्री का नेटिव प्लेस है, वहाँ कांग्रेस पार्टी है मजबूत हालत में, वहाँ दलितों के आउटफिट हैं, वहाँ पटेल आंदोलन के नेता हैं, सब लोगों को लेकर के वहाँ भी अकेले चलो रे नहीं करना चाहिए, वरना वहाँ पर भी यही स्थिति होगी। जो हाल कांग्रेस के खिलाफ पिछले 40 साल तक जनसंघ ने हमने किया है, आज परिस्थितियां आ गई हैं, एक पार्टी बीजेपी को नहीं हटा सकती है, नहीं हरा सकती है, इसलिए व्यापक मोर्चे की आवश्यकता है और वो नीति निर्धारक होना चाहिए। उसमें खाली ऐसा नहीं है, हम जनता को विश्वास दिलाएं कि आप हमें चुनिए, हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार से अच्छी सरकार चला करके जनता की सेवा करेंगे। उसका कोई मिनिमम प्रोग्राम भी होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि मोदी जी के 2.5-3 साल में भी सब कुछ ठीक हो गया वैसा ठीक है नहीं सर, ठीक है। और जो आपने आर्थिक नीतियों वाला कहा है, ठीक है, पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए, जल्दी पूरी करिए। जिस समय देश के अंदर 8.4% का जीडीपी था, हिंदुस्तान में गरीब लोगों की तादाद उस समय सबसे ज्यादा थी। ये जो नई आर्थिक नीतियां तो कांग्रेस पार्टी की भी यही थी। कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियों में और भाजपा की आर्थिक नीतियों में 0 पर फर्क नहीं है। हम और हमारे मित्र प्रभात जी रहे दर्जनों कमेटी के मेंबर। बीजेपी के लोगों को शिकायत है कि कांग्रेस पार्टी हमारी मदद नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं जब बिल हम लाए थे तब आपने क्यों विरोध किया था। तो ये सारे बिल जितने भी एफडीआई के हैं, लाइफ इंश्योरेंस का है, रियल एस्टेट का है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये सारे बिल कांग्रेस के टाइम के हैं। तब ये बीजेपी ने रोके थे, आज इनको कांग्रेस पार्टी के लोग अड़ंगा अड़ाते हैं। दोनों की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ड्रेस कोड का फर्क है। ठीक है, ठीक है सर, आपने नीतियों की बात की है, आपने नीतियों की बात की है, आपने बिल्स की बात की है, तो वित्त मंत्रालय इनसे काफी जूझता रहा है और वित्त मंत्री बहुत ज्यादा इसके बारे में सही बता सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा है ये सुनाते अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा कि समाज का गरीब वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा है और सरकार की योजनाओं का लाभ चुनाव में दिखा है। और क्या कुछ कहा है वो सुनिए, उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में शायद इस जीत को बीजेपी के कई लोगों को भी इसका उम्मीद नहीं था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी। जिस तरह से जीत की बात आप कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे कि जीत मिलेगी, क्या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? ये तो लग रहा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कैंपेन चल रहा था, पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा था, समाज के अलग अलग वर्ग जिस प्रकार से साथ आए थे और विशेष रूप से देश समाज का गरीब वर्ग हमारे साथ आया था, इससे स्पष्ट था कि एक बड़ी जीत होने वाली है। अब वो कितनी बड़ी होगी ये तो अनुमान लगाना, आकलन लगाना कठिन होता है। जिस तरह से सरकार की कई सारी योजनाएं, जनधन योजना थी, उज्ज्वला योजना थी, इन तमाम योजनाओं का क्या आपको लगता है कि असर सीधे वहां पहुंचा है? जो पहुंचा है सरकार के एक एक कार्यक्रम का, चाहे मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन बैंक खातों की योजना हो, गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, गांव में सिंचाई की सुविधा देना, शौचालय देना गरीब आदमी को, और उसके अलावा काले धन के खिलाफ कार्रवाई करना, जो लोग पैसा नहीं देते सरकार को उनसे लेकर गरीबों के हित में खर्चना। मुझे लगता है इससे देश का गरीब सरकार के साथ जुड़ा है और देश के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नया जुड़ाव हुआ है वो देश के गरीब वर्ग का हुआ है। नोटबंदी को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये सरकार का फेलियर होगा या फिर उसके लिए, लेकिन सरकार को इस बात का पूरा कन्विक्शन था कि ये एक बहुत पहले दिन से यह स्पष्ट था कि देश की जनता इसके साथ है और विशेष रूप से समाज का गरीब वर्ग इसके साथ है। और वो इससे स्पष्ट होता था कि तकलीफ सहने के बाद भी देश में एक विरोध नहीं हुआ। और केवल इस गलत फहमी में रहना कि देश नोटबंदी के खिलाफ रहेगा और वोट दे देगा, मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल थी। और स्वाभाविक रूप से सरकार की प्रो पुअर छवि जो थी वो बनाने में
इसका एक बहुत बड़ा रोल था। सर, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सिर्फ देश के नहीं, बहुत सारे विदेश के इन्वेस्टर्स और तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि सरकार की जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो आगे बढ़ेगी। अब इसको आप किस तरह से देखेंगे? स्वाभाविक लाभ है, जब सरकार मजबूत होती है तो निर्णय लेने की ताकत और बढ़ती है, तो इसका एक स्वाभाविक रूप से लाभ होता है। आखिरी सवाल कि राज्यसभा में अब किस तरह के हालात दिखेंगे? जो पहले जो जब राज्यसभा में चुनाव होगा अगला, तभी आंकड़े बदलते हैं। जी मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली बताते हुए कि इसको तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुन रहे थे आप, और वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक तौर पर सरकार का हाथ मजबूत होगा तो सरकार कुछ बड़े फैसले ले पाएगी। लेकिन हम जल्दी से आपको बाइट सुनाना चाहते हैं, बयान नितिन गडकरी जी का, वो कुछ दिन पहले हमारे साथ थे। ठीक है, हम नितिन गडकरी जी का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर अनिल आनंद आपसे। अनिल आनंद, तो मतलब ये माने कि सरकार का रिफॉर्म का एजेंडा अब आगे बढ़ेगा? तय है, और मुझे लगता है कि राज्यसभा में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। 2018 तक, जैसे जेटली जी ने कहा, राज्यसभा के इलेक्शन होंगे जिसमें 30 के करीब सीटें वहां से भरी जाएंगी, तो सारी बीजेपी को ही तकरीबन जाएंगी। मुझे लगता है उससे पहले जीएसटी बिल है, बाकी के बिल हैं, अपोजिशन भी, खासकर कांग्रेस भी चाहेगी कि उनका भी उसमें कुछ रोल हो, ये चीजें निकल जाएं, बिल पास हो, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल। हाँ, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव, दे विल बी फोर्स्ड टू टेक कंस्ट्रक्टिव स्टेप। हरी, आप ये देखिए, एक जो अच्छी चीज है हरी इसमें वो ये है कि नाउ मार्केट्स विल हैव अ क्लियर विजिबिलिटी, बिकॉज वो हमेशा आगे देखता है। तो अब बिकॉज आज के चुनाव को देखते हुए ये लग रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी स्टेबिलिटी एट द सेंटर ऑल्सो। 2019 में कोई अपसेट नहीं होगा, मिस्टर मोदी विल सेल थ्रू इन 2019, विच मीन्स देयर इज कंसिस्टेंसी। ये हमेशा अच्छा होता है मार्केट और इकोनॉमी के लिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो एटलीस्ट ऐसा ही लग रहा है कि कोई क्रेडिबल ऑपोजिशन नहीं है। मैं सुन रहा था कुछ ऑपोजिशन लीडर्स बात कर रहे थे एक महागठबंधन की। मुझे लगता है कि आपको नेशनल लेवल में ऐसा महागठबंधन चाहिए तो शायद आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तरह शख्सियत की जरूरत पड़ेगी जो एक महागठबंधन बना सके। और आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि हमारे पॉलिटिक्स में ऐसे कोई शख्सियत है। तो आई थिंक नेशनल लेवल पे महागठबंधन मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो 2019 मेरे ख्याल से to a large extent looks to be a walkover as far as the BJP is concerned unless something goes really wrong. You are right, मीर। जहां तक रिफॉर्म्स का सवाल है, आई थिंक एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को यही चाहिए कि एक स्टेबिलिटी बना रहे और एक सर्टेनिटी बना रहे एज फार एज रिफॉर्म्स रेजिम इज कंसर्न। ठीक है हरी, आप रहिए मेरे साथ, लेकिन मैं एक आपको सुनाना चाहता हूं बयान नितिन गडकरी जी का, जो उन्होंने राहुल गांधी पर क्या कहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, कांग्रेस की एक स्वभाव ऐसा बना है कि गांधी परिवार का व्यक्ति ही कांग्रेस का नेता हो सकता है। ये उनके संविधान में जैसे लिखा हुआ, इतनी बात पक्की है। और इसलिए धीरे धीरे ये चुनाव के नतीजे ये बात को सिद्ध करते हैं कि लोगों ने इंदिरा जी को स्वीकार किया था, लोगों ने राजीव गांधी जी को स्वीकार किया था, लोगों ने सोनिया गांधी जी को भी स्वीकार किया था, पर अब देश की जनता राहुल गांधी जी को कांग्रेस के नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब इस सच्चाई को स्वीकारना या हार स्वीकारते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे जाना, इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को ही करना है। और मुझे लगता है कि हम इसी निगेटिव बातों को सोचने के बजाय कांग्रेस अपना जो भी निर्णय करना करे, पर हमारे पॉजिटिव विचारों के आधार पर, विकास के कार्यक्रम के आधार पर और जातिवादी समीकरणों के बजाय हम गाँव, गरीब, मजदूर, किसान को कल्याण करने वाली आर्थिक नीतियों के आधार पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे काम करेंगे। तो एक क्विक रिएक्शन राशिद अलवी आपका इस पर। तो सोनिया गांधी तक को लोगों ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन लग नहीं रहा कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में राहुल गांधी की कोई एक्सेप्टेंस यहां पर है। एंड मोर देन दैट, राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म कर देंगे, जो गडकरी जी ने कहा। राशिद जी, आपका रिएक्शन। देखिए, बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा, गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखें, कांग्रेस पार्टी की कौन लीडरशिप हो कौन ना हो, ये फैसला हम करेंगे, गडकरी जी नहीं करेंगे। उन्हें शायद एहसास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी को लेके कितना विरोध है, कितनी मुखालफत है। गडकरी जी ये बात अच्छी तरह जानते, भले वो जबान से ना बोले, बीजेपी का नेता कोई ना बोले, लेकिन ये बात मीडिया भी जानता है। नेता तो वही बड़ा होता है जिसकी जनता में एक्सेप्टेंस होती है। कांग्रेस पार्टी पे कोई टिप्पणी ना करें, कांग्रेस पार्टी पे टिप्पणी ना करें। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कौन हो कौन ना हो, इसका फैसला कांग्रेस करेगी।
बाहर के लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल, चलिए उम्मीद है कि जो फैसला होगा वो सही होगा और कम से कम 2019 में आपकी स्थिति सुधारने में सहायक होगा। राशिद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हरी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। त्यागी जी आपका भी, प्रभात झा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अनिल आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस ने दिन भर आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर इन रिजल्ट्स क्या कहते हैं। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस, क्योंकि हम आपको इन रिजल्ट्स के आगे की कहानी और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी समझाते रहेंगे और पूरा अपडेट इन रिजल्ट से जुड़ा आपको जी बिजनेस पर मिलता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।